चैप्टर 11 एक खुला झूठ। फोन की घंटी बजी। कंग वेझेन ने देखा, कॉल करने वाली थी उनके पति की माँ, यानी ग्रैंडमदर शेंग। माँ, उन्होंने फोन उठाते हुए कहा। दूसरी तरफ से तुरंत तीखे लहजे में आवाज आई, क्या तुमने शेंग यांग का एडमिशन यान सिटी हाई स्कूल में करवाया है? कंग वेझेन ने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ। फिर एक पल ठहर कर उन्होंने शांत लहजे में पूछा, आपको ये बात किसने बताई? इतनी जल्दी ये बात दादी माँ तक कैसे पहुँच गई? उन्हें ये बात अजीब लगी। उन्होंने तुरंत शेंग युए का नाम मन में सोचा। चाहे वो लड़की कितनी भी मासूम बनने की कोशिश करे, कंग वेझेन उसकी नीयत को भाप सकती थी। इतने सालों में उन्होंने न जाने कितने लोगों को देखा था, कोई भी छलकपट उनसे छुप नहीं सकता था। हालांकि शेंग युए तो हमेशा से बहुत विनम्र और मीठी लड़की मानी जाती थी। दूसरी ओर दादी माँ ने गुस्से में कहा, बात ये नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं। वेझेन, तुम्हें अंदाजा है कि शेंग फैमिली के कितने बिजनेस पार्टनर्स के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं? मैं समझती हूँ कि तुम्हें शेंग यांग के वापस आने की खुशी है, लेकिन क्या उसे यान सिटी हाई स्कूल में ही भेजना जरूरी था? कंग वेझेन ने अपनी निगाहें नीची कर लीं और शांत स्वर में बोली, माँ, उसने बचपन में बहुत कुछ सहा है, उसे अच्छा भविष्य पाने का पूरा हक है। मैं उसे सिर्फ अपने मन की तसल्ली के लिए घर नहीं लाई, बल्कि उसे उसका हक देने के लिए लाई हूँ, जो वो डिजर्व करती है। दादी माँ ने व्यंग्य में कहा, तो तुम किसी भी कीमत पर उसे यान सिटी हाई स्कूल में ही भेजोगी? उससे पहले कि कंग वेझेन कुछ कहती, दादी माँ ने ठसक से कहा, अगर मैं इसकी इजाजत न दूं तो? कंग वेझेन थोड़ी देर चुप रहीं, फिर मजबूती से बोली, शेंग यांग मेरी बेटी है, उसे कौन से स्कूल में पढ़ाना है, ये मेरा फैसला है। तो मतलब, मैं, उसकी दादी, कुछ नहीं बोल सकती? दादी माँ तमतमा उठीं। कंग वेझेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माँ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आप बुजुर्ग हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। ये सब बातों में खुद को क्यों उलझाती हैं? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? माँ, अब काफी देर हो गई है, आप सो जाइए। मुझे अभी काम बाकी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरी फाइनल अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। दादी माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उनकी नथुनें फड़कने लगीं। उन्होंने पास बैठी अपनी बहू जियांग जिनी से कहा, जिनी, सुना तुमने? उसने मुझसे बात करते हुए जरा भी लिहाज नहीं किया। मैं पहले ही ओल्ड शेंग से कहती थी कि इस औरत को कंपनी मत सौंपो, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उल्टा मुझसे कहता रहा कि मुझे बिजनेस की समझ नहीं है। दादी माँ कई बार अपने पति से कह चुकी थी कि कंपनी के ज्यादा अधिकार उनके छोटे बेटे को दे दिए जाए। उन्हें अपनी बड़ी बहू कंग वेझेन बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये शेंग फैमिली की कंपनी है, वो भड़ककर बोली। अगर उसके मायके वालों के पास कंपनी के 50% शेयर है तो क्या? एक बार शादी हो गई तो औरत की सारी चीजें उसके पति की हो जाती है। इस औरत को अपनी हद नहीं पता। जियांग जिनी चुपचाप उनकी पीठ और कंधे दबा रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। इतनी देर में दादी माँ ने फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, सच कहूँ तो तुम्हारा पति भी कुछ कम बेवकूफ नहीं था, जो उसने ओल्ड शेंग के ऑफर को ठुकरा दिया जब उसे ब्रांच ऑफिस मैनेज करने को कहा गया था। उसने कहा कि उसे बस हर साल डिविडेंड चाहिए, ऑफिस का झंझट नहीं चाहिए। जियांग जिनी ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, माँ, उनका मतलब गलत मत समझिए। वो बड़े भाई और भाभी के बीच टकराव नहीं चाहते थे। उन्हें डरने की जरूरत नहीं। दादी माँ चिढ़ गई। ये शेंग फैमिली है, इसकी मालकिन वो औरत नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से कुछ कर पाती है क्योंकि फिलहाल उसके पास पावर है। जियांग जिनी ने धीमे से कहा, माँ, वेझेन मेरी कॉलेज की रूममेट रही है, वो बुरी नहीं है। बस माँ की तरह अपनी बेटी के लिए थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई होगी। आप नाराज मत होइए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दादी माँ ने उसकी तरफ देखा। भले ही जिनी का पारिवारिक बैकग्राउंड उतना प्रभावशाली न हो, लेकिन वो नरम मिजाज, समझदार और बेहद विनम्र थी, बिल्कुल कंग वेझेन से अलग। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा,
तुम तो कितनी प्यारी हो। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इतने सारे अच्छे बच्चे होने के बावजूद उन्होंने इतनी फालतू लड़की को वापस क्यों बुलाया। पूरा खानदान बदनाम कर दिया है इसने। जियांग जिनी ने धीमे से कहा, माँ, चिंता मत कीजिए। यूए और शेंग यांग एक ही क्लास में हैं। वो अपनी कजिन की मदद करेगी। दूसरी तरफ स्कूल में हलचल मच चुकी थी। शेंग यांग स्कूल आने से पहले ही चर्चाओं में छा चुकी थी। शेंग फैमिली यान सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली में से एक थी, इसलिए उनके किसी भी मेंबर की खबर तुरंत वायरल हो जाती थी। अब तक शेंग यूए ही सबकी फेवरेट थी, खूबसूरत, पढ़ाकू और सबकी मदद करने वाली लड़की। लड़के उसे पसंद करते थे और लड़कियां उससे जलती थी। लेकिन इस बार उसकी जगह शेंग यांग ने ले ली थी। मगर अफवाहें अच्छी नहीं थीं। बहुत कम लोग जानते थे कि शेंग फैमिली की एक बेटी बचपन में खो गई थी। अब अचानक शेंग यू, जो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और वारिस माना जाता है, एक बेटी को लेकर आ गया है। लोग यही सोचने लगे कि ये कहीं बाहर की औलाद तो नहीं। कुछ ने कहा कि शेंग यांग को गोद लिया गया है। कुछ ने यहाँ तक कह दिया कि वो शेंग यू की नाजायज औलाद है और कंग वेझेन को मजबूरी में उसे अपनी बेटी कहना पड़ रहा है। शेंग फैमिली ने भले ही ये दावा किया कि शेंग यांग उनकी गुमशुदा बेटी है, लेकिन लोग उसे झूठ ही मान रहे थे। खासतौर पर वो लोग जो खुद शेंग फैमिली जितने अमीर या प्रभावशाली नहीं थे। उनके अंदर पहले से ही जलन थी। अब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने जहर घोलना शुरू कर दिया। उफ, ये कपल जो हमेशा परफेक्ट बनता था, असल में कितना झूठा निकला। कंग वेझेन जैसी तेज औरत को कौन मर्द पसंद करेगा? मुझे तो उल्टी आने लगी है। इतना नाटक करते हैं, फैमिली की इज्जत बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे। ये सारी बातें स्कूल के बच्चों तक पहुंच गईं। एक लड़की ने शेंग यूए से पूछा, ये शेंग यांग क्या सच में आपकी चचेरी बहन है? शेंग यूए बहुत शांत भाव से बैठी थी और कुछ सवाल हल कर रही थी। वो हमेशा पढ़ने में लगी रहती थी और सबको लगता था कि वो परफेक्ट लड़की है। लेकिन उसने जरा सा गुस्से से चढ़ाई और कहा, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें मत कहो। शेंग यांग मेरे अंकल की असली बेटी है। लड़की चुप हो गई, लेकिन एक बात सबको खटक गई। शेंग यूए ने ये तो कहा कि शेंग यांग उसके अंकल की बेटी है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो उसकी वैध बेटी है। अब सबके मन में और शंकाएं उठने लगी। शेंग यूए तो वैसे भी बहुत प्यारी है, जाहिर है वो अपने अंकल के लिए खड़ी होगी। लेकिन फिर भी बात कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसी बीच एक चमचमाती काली रोल्स रॉयस यान सिटी हाई स्कूल के गेट पर आकर रुकी। चैप्टर 12, अ स्टॉर्म ऑफ जेलसी। एक शानदार काली रोल्स रॉयस यान सिटी हाई स्कूल के गेट पर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही शेंग यो ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हो गए। ड्राइवर से पहले ही वो गाड़ी की दूसरी तरफ भागे ताकि शेंग यांग के लिए दरवाज़ा खोल सकें। लेकिन तब तक शेंग यांग खुद ही गाड़ी से उतर चुकी थी। वो गाड़ी के पास खड़ी थी और शांत, साफ अंबर रंग की आंखों से अपने पिता को बस देख रही थी। शेंग यो के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो एकदम से जैसे जम गई। आज वो एक फॉर्मल सूट में थे, बहुत हैंडसम लग रहे थे। 40 के आसपास की उम्र, जो मर्दों के लिए सबसे अच्छा दौर माना जाता है। आत्मविश्वास से भरे, काफी प्रभावशाली दिख रहे थे। वैसे तो उन्हें ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं था, लेकिन आज बेटी की बात थी तो उन्होंने सूट पहनकर ये जताया कि वो इस मौके को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। सुबह उन्होंने और उनकी पत्नी कांग वेझेन ने इस बात पर बहस की थी कि बेटी को स्कूल कौन छोड़कर जाएगा। आखिरकार वो जीत गए और कांग वेझेन को मायूस होकर ऑफिस जाना पड़ा। हाल ही में बिजनेस ट्रिप से लौटे थे, इसलिए ये मौका उन्हें बहुत प्यारा लगा, बेटी को स्कूल छोड़ने का। इसी वजह से वो थोड़े घबराए भी थे। वो, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। जो मोबाइल मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, वो तुम्हारे स्कूल बैग में रखा है। ये वही शख्स था जिसे लोग बिजनेस की दुनिया का गॉड ऑफ वॉर कहते थे, लेकिन इस वक्त वो एक शर्मीले किशोर लड़के की तरह हकलाते हुए बोल रहे थे।
वो बार बार अपना सिर खुजला रहे थे, जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी से कैसे बात करें। शेंग यांग ने अपने होंठ थोड़े सिकोड़े और एकदम स्पष्ट और शांत आवाज में कहा, थैंक यू, डैड। इतना कहकर वो मुड़ी और स्कूल की ओर चल पड़ी। शेंग यो वहीं खड़े रह गए, कुछ पल के लिए जैसे अचकचा से गए। फिर उन्होंने ड्राइवर की तरफ देखा और पूरे चेहरे पर चमकते हुए हंसते हुए बोले, सुना तुमने? उसने मुझे डैड कहा। कितना प्यारा लगा ना? वो इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि तुरंत अपनी पत्नी को कॉल मिलाया। वेझेन, यांग ने मुझे डैड कहा। उसने मुझे डैड कहा। कांग वेझेन ऑफिस में काम कर रही थी। वैसे ही वो सुबह से चिड़चिड़ी थी, क्योंकि उन्हें बेटी को स्कूल छोड़ने का मौका नहीं मिला था। अब पति का ये बढ़ा चढ़ाकर दिखाना तो जैसे आग में घी डालने जैसा था। उन्होंने जलकर जवाब दिया, वो मुझे तो पहले ही मम्मी कह रही थी। ये दोनों आमतौर पर बहस नहीं करते थे, लेकिन जब से उनकी बेटी वापस आई थी, दोनों के बीच बेटी का प्यार जीतने की होड़ चल रही थी। लेकिन शेंग यो तो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में खोए थे। उसकी आवाज कितना प्यारा लगा। तुम समझ नहीं सकती कि हमारी बेटी कितनी क्यूट है। कांग वेझेन से रहा नहीं गया और उन्होंने फोन काट दिया। अब वो और भी ज्यादा चिढ़ गईं। पति को कोई शर्म भी नहीं कि और परेशान कर रहा है। कॉन्फ्रेंस रूम में कई लोग बाहर खड़ी कांग वेझेन को देख रहे थे। सब जानते थे कि आज मिस्टर शेंग अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गए हैं, लेकिन अब दोनों के बीच फोन पर बहस क्यों हुई? प्रेसिडेंट कांग इतनी नाराज क्यों लग रही हैं? और उन्होंने मिस्टर शेंग का फोन काट भी दिया। लगता है अंदर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। उधर वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में क्लास 1 की क्लास टीचर ली मेई शेंग यांग का रेज्यूमे देख रही थी और उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं इस स्टूडेंट को अपनी क्लास में नहीं ले सकती। असल में उन्होंने इससे पहले ही शेंग यांग के बारे में काफी अफवाहें सुन रखी थी। एक अमीर घर की छुपी कहानी, बाहर से कुछ, अंदर से कुछ और। रेज्यूमे के अनुसार शेंग यांग को एक गांव की गूंगी दादी ने पाला था। बचपन से उसकी पढ़ाई भी बहुत खराब थी। बस इस साल से थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन कोई गांव का स्कूल यान सिटी हाई स्कूल से कैसे तुलना कर सकता है? वहां की ग्रेड्स यहाँ काम नहीं आती। उनके मुताबिक शेंग यांग में कोई भी खासियत नहीं थी। अगर वो उसकी क्लास में आई तो पूरे क्लास की एवरेज ग्रेड ही गिर जाएगी, और ऊपर से वो शायद एक नाजायज औलाद है। ऐसी स्टूडेंट उनके करियर पर ही दाग बन जाएगी। वाइस प्रिंसिपल परेशान हो गए। वो बाहर लॉन्ज में बैठी है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे याद है, हर बार जब प्रिंसिपल किसी स्टूडेंट को क्लास में भेजते हैं, तुम मुस्कुराकर स्वीकार करती हो। ली मेई ने टकासा जवाब दिया। वो अलग थे। वो सब टॉपर्स थे, दूसरे स्कूलों से चुने गए। लेकिन ये लड़की तो, वो जैसे गर्म आलू थमा दिया गया हो, जिसे कोई नहीं लेना चाहता। फिर उन्होंने धमकी दी, अगर आप मुझे और दबाव दोगे तो मैं सेकंड हाई स्कूल ज्वाइन कर लूंगी। वाइस प्रिंसिपल गुस्से में कांपते हाथ से उंगली दिखाते बोले, बहुत अच्छा, ली मेई, तुम हमें ही धमका रही हो? सोचो जरा, तुम्हें टॉप स्टूडेंट्स क्यों मिलते थे? क्या सिर्फ तुम्हारी टीचिंग स्किल्स की वजह से? ली मेई ने आंखें घुमा दी। उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके पास पहले से ही हान जिंग्यू और शेंग युए जैसे टॉपर्स थे। कोई भी एक तो प्रांतीय टॉपर बनने वाला था। ऐसे में शेंग यांग जैसे कमजोर स्टूडेंट की उन्हें जरूरत नहीं थी। थक हारकर वाइस प्रिंसिपल ने फोन मिलाया। शेंग फैमिली ने साफ कहा था कि उनकी बेटी का ध्यान रखा जाए। असल में प्रिंसिपल ने भी अजीब हरकत की थी। खुद से सारे नियम तोड़कर कहा कि शेंग यांग को अच्छी क्लास में भेजा जाए, और फिर वो सेमिनार के लिए दूसरे शहर चले गए। कुछ ही देर में क्लास 7 की टीचर चेन लान पहुंची। उन्होंने लॉन्ज में एक खूबसूरत, शांत लड़की को बैठा देखा। धूप उसकी सफेद गर्दन पर पड़ रही थी और उसका चेहरा जैसे चमक रहा था। उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि इतनी सारी बहस के बाद भी वो लड़की एकदम शांत और संयमित थी। न कोई झेंप, न कोई घबराहट। ये लड़की कुछ खास थी। चेन लान को उसके भीतर की ताकत देखकर खुद भी उससे लगाव हो गया।
तभी ली मई अकड़ती हुई बाहर निकली। क्लास 7, क्लास 1 के बाद सबसे टॉप क्लास थी। चेन लान भी प्रिंसिपल की पसंदीदा युवा टीचर थीं। लेकिन ली मई उन्हें बच्चा समझती थी, भोली, अनुभवहीन। वो सोचती थी कि चेन लान ने इस हॉट पॉकेट स्टूडेंट को एक चैलेंज समझकर स्वीकार किया है, जबकि हकीकत में ऐसी स्टूडेंट से उनका करियर डूब सकता है। उन्होंने दूर से देखा कि शेंग यांग एक पेपर पढ़ने में डूबी हुई थी, पूरी तरह अपने में मग्न। ली मई ने नाक सिकोड़कर और हिकारत से उसे देखा। क्या है उस पेपर में? कोई बकवास ही होगी। लेकिन उन्हें क्या पता, वो पेपर अरबी भाषा में लिखा एक मसालों का सीक्रेट रेसिपी था, जो यी जून ने शेंग यांग को दिया था। और शेंग यांग ने सिर्फ एक बार पढ़कर ही वो रेसिपी पूरी याद कर ली थी। बस आंखें बंद करते ही वो पूरा कंटेंट दिमाग में घूम गया। क्या क्लास 7 में सब कुछ ठीक रहेगा, या जलन और अफवाहों की आंधी अभी बाकी है? चैप्टर 13। 1 मिनट में मुझे अस लड़की की पूरी जानकारी चाहिए। शेंग यांग को असल में क्लास 1, क्लास 1 में जाना था, जो कि स्कूल की टॉप क्लास मानी जाती थी। लेकिन किसी वजह से उसे वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर बने लॉन्ज में बैठा दिया गया। अब उसके पास करने को कुछ नहीं था, तो उसने अपनी बैग से वो स्पाइस रेसिपी निकाली, जो यी जुनचेंग ने उसे दी थी, और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। ये वही रेसिपी थी जिसे पढ़ने में एक प्रोफेशनल मास्टर को भी कम से कम 3 दिन लगते, लेकिन शेंग यांग ने उसे कुछ ही मिनटों में याद कर लिया। उसी वक्त वाइस प्रिंसिपल एक यंग टीचर के साथ बाहर आए और बोले, शेंग यांग, मिलो, ये है मिस चेन लान। आज से तुम क्लास 7 की स्टूडेंट हो, और ये तुम्हारी क्लास टीचर है। ये बहुत अच्छी टीचर है। ये कहकर वाइस प्रिंसिपल थोड़े शर्मिंदा से लग रहे थे, क्योंकि पहले उन्होंने शेंग यांग को कहा था कि उसे क्लास 1 में एडमिशन मिलेगा, लेकिन अब क्लास 7 में डाल दिया था। उन्हें डर था कि कहीं शेंग यांग नाखुश न हो जाए। मगर शेंग यांग ने बहुत शांति और सादगी से जवाब दिया, हेलो, मिस चेन। उसके लिए तो फर्क ही क्या था, क्लास 1 की नंबर 1 बने या क्लास 7 की, वो तो हर हाल में टॉप ही करेगी। वाइस प्रिंसिपल ने चैन की सांस ली। सच में, ये लड़की बाकी रईस बच्चों जैसी नहीं है। चुपचाप सब कुछ सह जाती है। क्लास 1 के अंदर छात्रों की गॉसिप चल रही थी। उसे पहले ही दिन क्लास 1 से निकाल दिया गया। जरूर उसमें कुछ गड़बड़ होगी। आज उसे स्कूल छोड़ने मिस्टर शेंग आए थे, मिसेज शेंग नहीं। लगता है अफवाहें सच है। ये बातें सुनकर शेंग युए ने राहत की सांस ली। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि शेंग यांग उसके साथ एक ही क्लास में पढ़े, क्योंकि तब वो अकेली शेंग फैमिली की बेटी नहीं रह जाती, और ये बात तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। वो स्टाइल में उठी, अपनी स्कर्ट को ठीक किया, फिर एक किताब उठाई और एक लंबा सा लड़का जो सामने की डेस्क पर बैठा था, उसके पास जा पहुंची। हाँ जिंग्यू, क्या मैं तुमसे ये मैथ्स का सवाल डिस्कस कर सकती हूँ? जैसे ही वो झुकी, उसके लंबे काले बाल लहराते हुए आगे गिरे। उसने बालों को कानों के पीछे किया और अपनी चमकती आंखों से हान जिंग्यू को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसके मन में तो हान जिंग्यू एकदम परफेक्ट बॉयफ्रेंड टाइप था, स्मार्ट, हैंडसम, अच्छे घर से और स्टडीज में भी टॉप। हान जिंग्यू का हेयर कट छोटा था, फीचर्स एकदम शार्प और आंखें गहरी लेकिन शांत। उसने किताब की तरफ देखा और बोला, ठीक है। क्लास में कुछ लड़के लड़कियां धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। क्या क्यूट कपल लग रहे हैं ये दोनों। लड़का स्मार्ट, लड़की सुंदर, एकदम परफेक्ट जोड़ी। इतना सिंपल हेयर कट होने के बाद भी हान जिंग्यू कितना हैंडसम लग रहा है। पर वो शेंग युए से बात कर रहा है। जब मैंने उससे मैथ्स का सवाल पूछा था तो उसने मुझे सीधे इग्नोर कर दिया था। तू खुद ही सोच, तुझे समझाने में उसे आधा घंटा लगता, और शेंग युए तो स्मार्ट है, थोड़ी सी हेल्प से सब समझ जाती है। शेंग युए ये सब सुनकर और भी खुश हो गई। उसने और प्यारी मुस्कान के साथ हान जिंग्यू को देखा। तभी, ओ माय गॉड, कोई अचानक चिल्ला उठा। क्लास में हो रही सारी गॉसिप एक पल में रुक गई।
यार ये लड़की कितनी जबरदस्त हॉट है। कौन है ये? 1 मिनट में इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए मुझे। मैंने पहले कभी नहीं देखा इसको। अगर ये हमारी स्कूल की स्टूडेंट होती तो मुझे जरूर पता होता। शेंग यूए चौंकी, खिड़की की तरफ देखा, और ठीक उसी वक्त शेंग यांग क्लास 1 के सामने से गुजर रही थी, मिस चेन लैन के साथ। उसका स्कूल यूनिफॉर्म अभी तक नहीं आया था, इसलिए उसने एक जेके यूनिफॉर्म पहना था, जो कांग वैझेन ने खासतौर पर एक फैशन डिजाइनर से सिलवाया था। उस ड्रेस में उसकी टांगें बेहद लंबी और परफेक्ट लग रही थी। उसके कंधे संतुलित थे, कॉलरबोन बेहद नाजुक, और चेहरा एकदम परीसा। उसके चेहरे पर एक अलग ही ठंडापन और रॉयल एहसास था, जिसे देखकर किसी का भी दिल धड़क जाए। वो किसी स्वर्ग से गिरी हुई अप्सरा लग रही थी। चैप्टर 14। एक प्यारी सी स्वीट गर्ल। शेंग यूए का दिल एक पल को धड़क कर रह गया, और फिर उसकी आंखों में जलन सी भर आई। चाहे शेंग यांग अब उसी क्लास में नहीं थी, लेकिन जब तक वो दोनों एक ही स्कूल में थी, शेंग यूए को हर वक्त उसके असर का सामना करना ही पड़ेगा। उसी वक्त हान जिंग्यू ने हल्के से भौहें उठाई और टेबल पर नज़ाकत से उंगलियों से टकटक की। शेंग यूए एकदम घबरा गई। हे भगवान! कहीं उसने शेंग यांग को देख तो नहीं लिया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हान जिंग्यू ने धीरे धीरे सिर उठाया और खिड़की के बाहर देखा। शेंग यूए की निगाहें उसी पर टिकी थीं। डर, जलन और बेचैनी सब मिलकर उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। कुछ सेकंड के लिए हान जिंग्यू की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। वो एक पल को वाकई शेंग यांग की खूबसूरती से इम्प्रेस हो गया। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी, ये उसके चेहरे की निगाहें कह रही थी। लेकिन बस कुछ ही पल बाद हान जिंग्यू ने अपनी नजरें वापस किताब पर टिका दी। चेहरा पूरी तरह नॉर्मल, कोई एक्सप्रेशन नहीं। हे भगवान! गॉड, हान तो सच में गॉड है। इतनी सुंदर लड़की सामने होने के बाद भी इतना शांत। हाँ, वो तुम जैसे लोगों की तरह सती नहीं है। सती? अभी थोड़ी देर पहले तुम ही सबसे ज्यादा उस लड़की को घूरे जा रहे थे। शेंग यूए ने राहत की सांस ली, और मन ही मन थोड़ा संतुष्ट भी हुई। शुक्र है, हान जिंग्यू ऐसा लड़का नहीं है जो सिर्फ चेहरे की खूबसूरती पर फिदा हो जाए। उसे तो स्मार्ट और पढ़ाई में टॉप लड़कियां पसंद हैं, सिर्फ दिखावे की वेस नहीं। उधर क्लास 7 में मिस चेन लैन शेंग यांग को लेकर क्लास में दाखिल हुई, और वहां भी वही नजारा। कोई हैरान था, कोई गॉसिप करने में मस्त। दुनिया में सुंदर लड़कियों की कोई कमी नहीं, लेकिन जो शेंग यांग जैसी दिखने में खूबसूरत और अंदर से भी सजी हुई हो, ऐसी लड़कियां बहुत ही कम होती है। एक लड़का जोश में अपनी सीट से खड़ा हो गया और चिल्लाया, वाह! हमेशा क्लास एक ही जीतती है। टॉप स्कोर, एवरेज स्कोर, बेस्ट क्लास का टाइटल, सब कुछ वही ले जाती है। लेकिन अब हम भी नंबर 1 बन सकते हैं, क्योंकि सबसे सुंदर लड़की अब हमारी क्लास में है। मिस चेन लैन ने आंखें तरेरी। ये लड़का कुछ ज्यादा ही बोल गया। नई स्टूडेंट को डर जाएगा कोई। वो झटपट शेंग यांग की तरफ मुड़ी। बुरा मत मानना बेटा, भले ही तुम्हें कुछ बच्चे बदतमीज लगें, पर असल में सब बहुत अच्छे हैं। जब तुम इन्हें जानोगी तो खुद समझ जाओगी। लेकिन शेंग यांग ने उस लड़के की ओर गंभीरता से देखा और बोली, शायद 2 बार फर्स्ट आएंगे। लड़का? बाकी स्टूडेंट्स? मिस चेन की हंसी थोड़ी सी बनावटी लग रही थी। उन्हें महसूस हुआ, ये लड़की तो हमारी सबसे शरारती स्टूडेंट से भी ज्यादा टफ निकली। हाँ, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस? उन्होंने शेंग यांग का रेज्यूमे पढ़ा था। गांव के हाई स्कूल में उसके नंबर में जबरदस्त सुधार हुआ था। हाल की परीक्षा में वो फर्स्ट आई थी, पर गांव के स्कूल में फर्स्ट आना उसका कोई बड़ा मतलब नहीं होता। वहां तो पूरे स्कूल में मुश्किल से कुछ दर्जन बच्चे थे। जो भी हो, उस लड़की ने अपनी तरफ से बेस्ट दिया होगा। गांव के स्कूल में फुल मार्क्स लाकर टॉप करना उसकी सबसे बड़ी सीमा थी। तुम वहां बैठ जाओ। मिस चेन ने एक लड़की के पास वाली सीट की तरफ इशारा किया।
कई बार क्लास 12 में बच्चे लव अफेयर में पड़ जाते हैं, और इतनी सुंदर लड़की अगर किसी लड़के के बगल में बैठेगी तो शायद पढ़ाई में ध्यान न दे पाए। शेंग यांग चुपचाप उस सीट की तरफ बढ़ गई। ब्रेक के दौरान क्लास का सबसे शरारती लड़का सबसे पहले शेंग यांग के पास पहुंचा और बोला, हेलो गॉर्जियस, मेरा नाम है और ये। उसका नाम सुनने में बिल्कुल ओ या जैसा लग रहा था, और उतना ही फनी था जितना उसका चेहरा। फिर तो बाकी लड़के भी टूट पड़े। सब चाहते थे शेंग यांग से बात करना। इस क्लास में वैसे भी लड़कों की संख्या ज्यादा थी, और अब जब इतनी सुंदर लड़की उनकी क्लास में आई थी, सब उसे इम्प्रेस करने में लग गए। ठीक है, दिख नहीं रहा क्या कि हमारी न्यू क्लासमेट बिजी है? ये आवाज आई उसकी सीट वाली लड़की से, एक छोटी सी प्यारी सी लड़की जिसके गालों में डिम्पल थे। उसका नाम था फांग डुओ। वो शेंग यांग की पहली दोस्त बन गई थी, और पहले दिन से ही उसकी रक्षा में लग गई। चैप्टर 15 हैरानी की हद। क्लास टीचर मिस चेन लैन ने फांग डुओ को एक नई जिम्मेदारी दी थी, अपनी नई सीटमेट शेंग यांग का ख्याल रखना। वैसे भी फांग डुओ को खूबसूरत लोगों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। उसे जैसे ही कोई प्यारा चेहरा दिखता, उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव आंटी जाग जाती थी। और इस बार तो शेंग यांग जैसी परी जैसी लड़की सामने थी। उसने सोच लिया, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये लड़की यहाँ अच्छे से एडजस्ट कर पाए। शेंग यांग की खूबसूरती को निहारते हुए फांग डुओ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में ठंडी ताज़ा हवा भर दी हो। वो एक दयालु मम्मी जैसी मुस्कान के साथ बोली, शेंग यांग, अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो बिल्कुल झिझको मत, मैं हूं ना। शेंग यांग असल में बस शांति से किताबें पढ़ना चाहती थी। इतने सारे बच्चों की उत्सुकता और बातचीत उसे थोड़ी सी परेशान कर रही थी। लेकिन जब उसने फांग डुओ को अपनी मदद के लिए सामने देखा तो हल्का सा भौहें उठाई और बोली, थैंक यू। फांग डुओ का दिल जोरों से धड़क उठा। ओह माय गॉड, ये लड़की सिर्फ सुंदर नहीं है, इसकी आवाज भी इतनी प्यारी है। शेंग यांग वैसे तो किसी पर एहसान नहीं लेना चाहती थी। उसने देखा कि फांग डुओ कब से एक रूबिक्स क्यूब घुमाने वाला पजल को उलट पलट कर रही है, लेकिन सुलझा नहीं पा रही। शेंग यांग उसकी तरफ झुकी और पूछा, क्या ये तुम्हारे लिए मुश्किल है? हाँ। फांग डुओ उदासी से घूर रही थी उस क्यूब को। असल में ये वो शरारती लड़का हमेशा उसे बुद्धू कहता था, और आज उसने चैलेंज किया, अगर तुम स्मार्ट हो तो इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करके दिखाओ। फांग डुओ ने बहुत कोशिश की, लेकिन पजल हल नहीं हो रहा था। अब क्या ये के सामने खुद को बेवकूफ मानना पड़ेगा? वो सोच सोच कर परेशान थी। शेंग यांग बोली, अगर कहो तो मैं ट्राई कर लूं। एक तरफ तो वो फांग डुओ के एहसान का बदला चुकाना चाहती थी, दूसरी तरफ उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा चमकी। फांग डुओ ने मन ही मन सोचा, गांव में पली बढ़ी लड़की है, वहां शायद ऐसा कोई प्रोफेशनल पजल नहीं मिला होगा। अब पहली बार देख रही है तो जाहिर है एक्साइटेड है। बेचारी, वो सोचते सोचते थोड़ी दया से भर गई। इतनी सुंदर है, पर कैसी बदनसीबी रही होगी इसकी जिंदगी में। ठीक है, पकड़ो। उसने क्यूब दे दिया। उसे नहीं लगा कि शेंग यांग इसे हल कर पाएगी, लेकिन चलो थोड़ी तसल्ली दे देते हैं। शेंग यांग ने पूछा, क्या इसमें हर साइड का एक ही कलर होना चाहिए? फांग डुओ थोड़ी चौंकी। लगता है इसे सॉल्व करने का बेसिक भी नहीं पता। बेचारे गांव की लड़की। हाँ, उसने धीरे से जवाब दिया। अब शेंग यांग ने रूबिक्स क्यूब को दोनों हाथों में लिया। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन उंगलियां लंबी, पतली और बेहद नर्म, जैसे किसी कॉमिक बुक की राजकुमारी के हों। फांग डुओ मंत्रमुग्ध होकर शेंग यांग को देख रही थी, पर असली जादू तो अभी शुरू हुआ था। शेंग यांग ने एक हाथ से ही क्यूब को घुमाना शुरू कर दिया, और वो भी इतनी स्पीड में कि आंखें चकाचौंध हो जाए। फांग डुओ को लगा, ये तो बस खेल खेल में घुमा रही है, पता नहीं क्या करेगी। लेकिन असल में शेंग यांग की आंखें भले ही शांत लग रही थी, लेकिन उसका दिमाग फॉर्मूले और लॉजिक की स्पीड से दौड़ रहा था।
सिर्फ 1 मिनट में उसने सॉल्व करने का पैटर्न पकड़ लिया। अब तो उसके लिए ये गेम बिल्कुल बच्चों का खेल बन गया था। फांग डुओ अब भी उसकी खूबसूरती में खोई हुई थी। कुछ लोग बिल्ली कुत्तों के दीवाने होते हैं। फांग डुओ सुंदर लोगों की फैन थी और शेंग यांग जैसी परी को देखकर उसे लग रहा था, जिंदगी कितनी खूबसूरत है यार। लेकिन अगर वो नीचे देखती तो पाती कि शेंग यांग की उंगलियां इतनी तेज चल रही थी कि जैसे कोई मशीन हो, और वो सोच भी नहीं रही थी, बस कर रही थी। हो गया, शेंग यांग ने शांत आवाज में कहा। क्या? फांग डुओ अभी तक तो सपना देख रही थी। शेंग यांग ने 6x6x6 वाला प्रोफेशनल रूबिक्स क्यूब उसके हाथ में रख दिया। जैसे ही उसकी हथेली में वो ठंडा क्यूब आया, फांग डुओ होश में आई और जैसे ही नीचे देखा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो बस चिल्लाती ही रह गई। वो ओवररिएक्ट नहीं कर रही थी। उसका दिमाग सच में ब्लैंक हो गया था। क्या शेंग यांग ने सच में इसे हल कर दिया? और इतनी जल्दी? उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। वो तो टाइमर तक नहीं चला पाई थी। अब पछतावा हो रहा था। हे भगवान, टाइम क्यों नहीं लगाया मैंने? और तभी शेंग यांग ने बेहद शांत और साधारण लहजे में कहा, कोई और थोड़ा मुश्किल है? चैप्टर 16, IQ 204। ये लड़की इंसान है या जीनियस? कुछ और थोड़ा मुश्किल है क्या? शेंग यांग ने बहुत ही हल्के और शांत अंदाज में पूछा। असल में अपनी पिछली जिंदगी में शेंग यांग का शरीर बहुत कमजोर था, इतना कि कभी कभी सांस लेना भी थकावट जैसा लगता था। हालांकि उसका IQ बहुत ज्यादा था, लेकिन शरीर इतना कमजोर था कि कुछ कर ही नहीं पाती थी। उसे नई चीजें सीखने और कुछ हासिल करने से एक अजीब सी खुशी मिलती थी, और इसलिए इस नई जिंदगी में वो खास तौर पर हर चीज सीखने को लेकर बहुत जोश में थी। उधर फांग डुओ का तो हाल ही अलग था। उसके हाथ में रूबिक्स क्यूब था और अब वो गर्म होता जा रहा था, जैसे एक्साइटमेंट की गर्मी उसमें समा गई हो। उसके हाथ कांप रहे थे और वो किसी तरह अपने फोन का ब्राउजर खोल पाई। मिल गया, वो चिल्लाई। शेंग यांग ने उसकी स्क्रीन की तरफ झांका और देखा कि स्क्रीन पर लिखा था, पिछली जिंदगी में तुम्हारा प्रेमी कौन था? शेंग यांग थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन फांग डुओ झेंपते हुए बोली, नहीं, नहीं, वो नहीं। ये साइट की बाकी टेस्ट बहुत सटीक होते हैं। फिर उसने जल्दी से एक और टेस्ट सिलेक्ट किया और जोश से बोली, ये वाला करो। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, IQ टेस्ट। फांग डुओ को अब पूरा यकीन हो गया था। उसकी नई सीटमेट सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि उसका दिमाग भी रॉकेट जैसा तेज है। उधर क्लास के दूसरे कोने में, ओ ये वही बदमाश लड़का फांग डुओ को आते देख मुस्कराया और बोला, क्या बात है, हार मानने आए हो? लेकिन आज फांग डुओ का अंदाज एकदम रॉयल था। उसने रूबिक्स क्यूब को उसके टेबल पर रखा और शाही ठाट से बोली, देख जरा, हे भगवान, ओ ये की आंखें फटी की फटी रह गईं। तूने चीटिंग की है ना? हाँ, मदद ली है, मैं जानता था, ओ ये ने गर्व से कहा, लेकिन अपनी नई क्लासमेट से। क्या? ओ ये तो हिल गया। मतलब उस ब्यूटी से? बिल्कुल। फांग डुओ ने पूरी शान से सिर हिलाया। अगर उसकी पूंछ होती तो जरूर खुशी से हिल रही होती। और मैंने उससे IQ टेस्ट भी करवा लिया। उसका IQ है 204। ओ ये की आंखें इतनी फैल गईं जैसे बाहर निकल जाएंगी। क्या बकवास कर रही है? वही बेवकूफी वाले टेस्ट जिसमें पूछा जाता है, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड कौन होगा? या तुम कब शादी करोगी? ऐसे फालतू क्विज। अगर उसका IQ 204 है तो तू 180 सेंटीमीटर लंबा है। उसने हंसते हुए मजाक उड़ाया। लेकिन आज फांग डुओ ने बहस नहीं की। वो बोली, तू नहीं मानता? तो तेरे पास कोई और ज्यादा मुश्किल रूबिक्स क्यूब है? ओ ये थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बैग से एक और क्यूब निकाला। एक 9x9 रूबिक्स क्यूब। ये रहा, अब सॉल्व करके दिखा दो, फांग डुओ बोली। और इस बार ओ ये ने स्टॉपवॉच भी चालू कर दी। शेंग यांग ने बिना कुछ बोले क्यूब लिया और शुरू हो गई। और जब उसने क्यूब पूरा करके टेबल पर रखा,
ओ ये ने टाइमर देखा और एकदम सन्न रह गया। स्क्रीन पर लिखा था 2 मिनट 48 सेकंड, जबकि इस लेवल के रूबिक्स क्यूब का रिकॉर्ड था 5 मिनट 48 सेकंड। ओ ये की रगों में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसका भरोसा इन बेवकूफ़ी वाले ऑनलाइन टेस्ट पर तो कभी नहीं था, लेकिन अब उसे मानना पड़ा, ये लड़की सच में जीनियस है। लेकिन फिर उसके दिल में एक अजीब सी भावना आई। अगर शेंग यांग गांव में नहीं बल्कि असली शेंग फैमिली में बड़ी होती तो पता नहीं अब तक क्या क्या कर चुकी होती। ये सोचते हुए ओ ये अचानक शेर बन गया। अगर पढ़ाई में कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना, उसने छाती ठोकते हुए कहा। मैं हूं ना? शेंग यांग ने हल्का सा आईब्रो उठाया। पक्का? और फांग डो, जो हमेशा ओ ये की टांग खींचती थी, आज उसके सपोर्ट में बोल पड़ी। शेंग यांग, दिखता है ओ ये थोड़ा फालतू टाइप का, लेकिन अक्लमंद है। उसके मार्क्स हमेशा टॉप 50 में रहते हैं। चैप्टर 17 विजिटिंग फ्यूचर मदर इन लॉ। शेंग यांग को किसी की भी अच्छी नियत को ठुकराना नहीं आता था, इसलिए उसने बस धीरे से कहा, ठीक है फिर। उसके चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट देखकर ओ ये को लगा कि शायद वो उसके लिए परेशान है। वो तुरंत बोला, डर मत, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही हो। मुझे जितना मदद करने का मौका मिलेगा मैं उतना खुश रहूंगा। उसे ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे सब कुछ शुरू से सिखाना पड़े, खासकर जब सामने एक खूबसूरत लड़की हो। और शेंग यांग तो वैसे भी खूबसूरती की मिसाल थी। शेंग यांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। दिक्कत बस इतनी थी कि उसे ज्यादा चीजें समझनी ही नहीं पड़ती थी। उसे वैसे भी ज्यादातर सवाल पहले से ही आते थे। स्कूल के बाद शेंग यांग घर लौटी और हॉलवे में चप्पल बदल रही थी। पर ये क्या? हर बार की तरह कांग वेझेन उसे दरवाजे पर लेने नहीं आई। उसे लिविंग रूम से कुछ धीमी धीमी आवाजें सुनाई दीं। कोई मेहमान आया था। लिविंग रूम में कांग वेझेन आराम से बैठी थीं, हाथ में चाय का प्याला लिए मुस्कुरा रही थी। उनके सामने बैठा था एक नौजवान, उम्र कोई 20-22 साल, बहुत ही शालीन, सजीला और खूबसूरत चेहरा। कांग वेझेन को वो लड़का पहली ही नज़र में बहुत भाया था, और सबसे बड़ी बात, वो बहुत तहजीबदार था। जब वो पहली बार मिलने आया था तो उनके लिए WS अर्ल ग्रे ब्लैक टी लाया था, जो उनकी फेवरेट चाय थी। ये ब्रांड बहुत ही चुनिंदा पत्तियां इस्तेमाल करता था। पिछले 2 साल से उस इलाके के मौसम में बदलाव के कारण इस चाय की पत्तियां मिलना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि कांग वेझेन को भी ये चाय नहीं मिलती थी, पर इस नौजवान के पास थी। और जब उसने उसे ताज़ा दूध के साथ बनाकर पिलाई तो उसका स्वाद कमाल का था। उसी वक्त शेंग यांग के कदमों की आवाज़ सुनकर कांग वेझेन तुरंत उठीं और मुस्कुराते हुए बोली, यांग यांग, आओ बेटा, ये हमारे नए पड़ोसी है। इनका नाम है यी जुनचेंग। यी जुनचेंग पहले ही खड़ा हो चुका था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ शेंग यांग की तरफ देखा और कहा, शेंग यांग। वो लड़का लंबा, दुबला और बेहद आकर्षक था। वो खड़ा हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीता जागता पेंटिंग हो, जिससे नजरें हटाना मुश्किल हो। शेंग यांग ने भी हल्के से सिर हिलाया। तुम हो? कांग वेझेन चौंक गई। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने दोनों को बारी बारी देखा। लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो थोड़ा संकोच में बोली, तुम लोग पहले से जानते हो एक दूसरे को? यी जुनचेंग ने शांति से जवाब दिया, हाँ, मैं बैलुआन गया था एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, वहीं इनसे मुलाकात हुई। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब मैं इनके पड़ोस में आकर रहने लगूंगा। कांग वेझेन ने थूक निगलते हुए पूछा, मतलब तुम लोग अच्छे से जानते हो? उनकी नज़र दोनों के चेहरों पर बार बार घूम रही थी। दिल में झटका सा लग रहा था। आखिर इतने सालों बाद उन्हें अपनी बेटी वापस मिली थी। अब वो नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी उसकी शादी की बात चलने लगे और वो फिर से उनसे दूर हो जाए। पर वो अपनी बेटी की खुशी में भी बाधा नहीं बनना चाहती थी। अंदर ही अंदर जंग चल रही थी, माँ के दिल की
और बेटी की जिंदगी की। यी जुनचेंग मुस्कराया और बोला, हम दोस्त हैं। लेकिन जब उसने शेंग यांग की तरफ देखा, उसकी नजरों में एक अलग ही चमक थी। वो नजरें जैसे प्यार से डूबी हों। कांग वेझेन, कुछ देर पहले जो लड़का उन्हें बहुत प्यारा लग रहा था, अब वही चेहरा देखकर उन्हें बेचैनी हो रही थी। ये इतना हैंडसम है और इतनी अच्छी बातें करता है, यांग यांग इसके जाल में कैसे नहीं फंसेगी? लेकिन यही तो वो सबसे ज्यादा नहीं चाहती थी। अभी नहीं। तभी यी जुनचेंग ने जेब से कुछ निकाला और हाथ उठाया। उसकी लंबी उंगलियों के बीच चमचमाती एक हेयर टाई थी, जिसमें डायमंड जड़े थे। वो बोला, 2 दिन पहले जब तुम मेरे घर आई थी तो ये वही गिर गया था। शेंग यांग थोड़ी चौंकी। उस दिन जब उसने यी जुनचेंग से स्पाइस रेसिपी ली थी, तो उसने कहा था कि वो पैसे नहीं लेना चाहता। इसलिए शेंग यांग ने सोचा उसे कोई गिफ्ट तो देना चाहिए। उसने अपने पास देखा तो सबसे कीमती चीज वही डायमंड हेयर टाई थी, और उसने वही दे दी। यी जुनचेंग ने उस वक्त मना नहीं किया था, लेकिन अब वो उसे लौटा रहा था। शेंग यांग ने बस सिर हिलाया। ठीक है। उसने हेयर टाई वापस ले ली और उसकी ओर देखा। उसे कुछ अजीब सा लगा। यी जुनचेंग आज कुछ बदला लग रहा था। वो जो हमेशा थोड़ा शातिर और चालाक लगता था, आज जैसे बहुत मासूम, शांत और सीधेपन से पेश आ रहा था, जैसे भेड़िया अचानक पालतू कुत्ते में बदल गया हो। लेकिन शेंग यांग को फर्क नहीं पड़ा। वो बस बोली, मैं ऊपर जा रही हूँ। आगे क्या होगा? क्या माँ यी जुनचेंग को अपनाएगी या कोई नई मुश्किल आने वाली है? और यी जुनचेंग का ये सीधा बर्ताव क्या किसी नए प्लान की शुरुआत है? चैप्टर 18 लव टोकन। शेंग यांग ऊपर चली गई थी, लेकिन नीचे कांग वेझेन अब भी हैरानी में गुमसुम बैठी थी। उनकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ था, उस पर यकीन करना मुश्किल था। यी जुनचेंग ने मुस्कराते हुए उनके सामने चाय का कप रखा, जिसमें अब भी दूध की महक बस रही थी। वो बहुत ही अदब से बोला, आंटी। कांग वेझेन थोड़ा हड़बड़ाई और बोली, ओह, थैंक यू। पर अब उनका मन चाय पीने का बिल्कुल नहीं था। दिमाग में तो बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये दोनों कितने करीब हैं? अब जब शेंग यांग चली गई, तो यी जुनचेंग भी उठ खड़ा हुआ। बहुत शालीनता से, आदर के साथ, वो बोला, आंटी, माफ कीजिए, आज डिस्टर्ब किया। क्या मैं आगे भी कभी शेंग यांग से मिलने आ सकता हूँ? कांग वेझेन के होंठ हल्के से कांपे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत, एक सच्ची सी भावना थी। वो जैसे वाकई में यांग यांग की परवाह करता हो। यी जुनचेंग बोला, वो अभी अभी घर वापस आई है। शायद नए माहौल में ढलने में उसे परेशानी हो रही हो। मैं उसे पहले से जानता हूँ। शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। कांग वेझेन चाहकर भी मना नहीं कर सकी। ठीक है, उन्होंने धीरे से कहा। शेंग परिवार के घर से बाहर निकलते ही एक आदमी ने आगे बढ़कर यी जुनचेंग के कंधों पर कोट डाल दिया। वो मुस्कराते हुए बोला, मास्टर। वो कोट उसके पूरे व्यक्तित्व को और निखार रहा था। लंबी टांगे, गजब का चेहरा, एकदम किसी एनीमे कैरेक्टर जैसा लग रहा था। यी जुनचेंग ने उसकी तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा, फिर आवाज थोड़ी धीमी करके बोला, गाओ फेंग, ये तरीका है मुझसे बात करने का? गाओ फेंग हकबका गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, पीठ पर पसीने की बूंदें आ गई। वो तो समझा था कि मास्टर अब बदल गए हैं। वो तो बड़ी नरमी से आंटी से बात कर रहे थे, पर अब वो समझ गया, भेड़ की खाल में भेड़िया, अब भी भेड़िया ही है। उधर जैसे ही ये जुनचेंग गया, कांग वेझेन भागते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। इतनी जल्दी में थी कि 2 बार तो गिरते गिरते बची। वो तेजी से शेंग यांग के कमरे में पहुंची। दरवाजा खटखटाना भी भूल गई। अंदर जाकर राहत की सांस ली। शेंग यांग आराम से बैठी थी और पढ़ाई कर रही थी। और जो किताब वो पढ़ रही थी, कोई रोमांस नॉवेल नहीं थी, बल्कि माइक्रोपार्टिकल थ्योरी की किताब थी।
वो इतनी दिलचस्पी से पढ़ रही थी कि जब अचानक कांग वेइझेन ने डिस्टर्ब किया तो शेंग यांग ने नाराजगी से उनकी तरफ देखा। कांग वेइझेन धीरे से बगल में बैठीं। चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। फिर धीरे से बोली, यांग यांग, तुम्हें मास्टर ये कैसे लगते हैं? शेंग यांग ने एक हाथ से किताब पकड़ी और दूसरे हाथ को कुर्सी पर टिका दिया। चेहरे पर एक खूबसूरत ठंडा सा एक्सप्रेशन था। वो बोली, वो अच्छे हैं। सच कहें तो ऐसे लुक्स और टैलेंट वाला लड़का कहीं भी हो, भीड़ में भी अलग नजर आता है। उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। वो भले ही अभी जवान है, पर कई बड़े बड़े लोग जो मम्मी जानती हैं, वो भी उसके आगे फीके पड़ते हैं। लेकिन कांग वेइझेन ने बात को और ही दिशा दे दी। वो बोली, देखो बेटा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर तुम प्यार करना चाहो, लेकिन ये सब बातें जल्दी में नहीं करनी चाहिए। अगर पति गलत मिल जाए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शेंग यांग हल्का सा मुस्कराई और बोली, मुझे प्यार करने का टाइम नहीं है। मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत कुछ सीखने में लगी हूँ। प्यार के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। कांग वेइझेन की आंखें चमक उठीं। मतलब, तुम्हारा उस पर दिल नहीं आया? पर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। अगर इतना परफेक्ट लड़का भी यांग को पसंद नहीं आया, तो फिर कौन आएगा? वो ये भी नहीं चाहती थी कि बेटी जल्दी शादी कर ले, पर अब उन्हें ये डर भी लगने लगा था कि कहीं यांग कभी शादी ही ना करे। माँ का दिल था, फिक्र करना उसका स्वभाव था, चाहे वो सही हो या गलत। शेंग यांग के जवाब के बाद कांग वेइझेन की नज़र टेबल पर पड़ी वो डायमंड हेयर टाई पर पड़ी, जो यांग ने बहुत कैजुअली रख दी थी। वो गंभीर आवाज में बोली, यांग, अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तुम उसे ऐसे गिफ्ट मत दो। आगे क्या होगा? क्या कांग वेइझेन सही समझ रही हैं, या यांग की दुनिया कुछ और है? यी जुनचेंग क्या वाकई मासूम है, या उसके इरादे और गहरे हैं? और ये हेयर टाई, क्या ये वाकई एक लव टोकन है? अध्याय 19, सपनों में ही सही। शेंग यांग थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। पिछली जिंदगी में उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, और जब से वो 1 साल पहले इस नए शरीर में ट्रांसमिग्रेट हुई थी, तब से तो उसने बस सीखने में ही खुद को डुबो दिया था। किताबें, ज्ञान, स्किल्स, हर चीज में। इसलिए दुनियादारी की बातें, यानी कौन सी चीज देना सही है, कौन सी नहीं, इस सब का उसे ज्यादा आइडिया नहीं था। उसके लिए तो वो हेयर टाई बस एक हेयर टाई थी। उसमें क्या बड़ी बात थी किसी को दे देने में? लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, ओह, समझ गई। शेंग यांग ने सोचा, शायद माँ, यानी कांग वेइझेन, इसलिए नाराज हुई थी क्योंकि वो हेयर टाई बहुत महंगी थी। उस पर तो हीरे जड़े हुए थे, तो हो सकता है माँ को ये बात बुरी लगी हो कि इतनी कीमती चीज किसी को दे दी जाए। अगली बार मैं उसे कुछ अपना ही दूंगी, उसने ठान लिया। स्कूल में दूसरी ओर माहौल एकदम गर्म हो गया था। क्लास 7 की नई लड़की सुपर इंटेलिजेंट है। सुनने में आया है कि उसका IQ 204 है। ये खबर तो जैसे जंगल में आग की तरह फैल गई, और देखते ही देखते शेंग यांग स्कूल की एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। पहले दिन तो उसके हुस्न ने सबका ध्यान खींचा था, और दूसरे दिन उसके ब्रिलियंट दिमाग की बातें छा गईं। 2 ही दिन में वो स्कूल की सेलिब्रिटी बन चुकी थी। स्कूल न्यूज़पेपर तक उसे इंटरव्यू करने के लिए आया, लेकिन शेंग यांग ने साफ मना कर दिया। उसकी एक ही वजह थी, मैं बहुत बिजी हूँ। आई नहीं, और ऐसे भाव खा रही है जैसे कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो। एक स्टूडेंट जलन में बोल पड़ी। वो लड़की तो 2 साल से स्कूल पेपर में फीचर होने के लिए तरस रही थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। पर उसका IQ 204 है, ये बात सच भी है क्या? किसी और ने शक जताया। मुझे तो लगता है झूठ है। मैंने सुना है कि भगवान हान का IQ भी सिर्फ 201 है। हाँ, क्लास 7 की फैंग डो ने टेस्ट किया था उसका। अब बताओ, उस पर कोई कैसे यकीन करे? उधर शेंग युए का ध्यान बस एक ही इंसान पर था, हान जिंग्यू। वो उसे चुपचाप देखकर सोच रही थी कि क्या वो शेंग यांग की इस गौरव गाथा
से इम्प्रेस हुआ है, लेकिन हान जिंग्यू तो एकदम शांत बैठा एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा था, बिल्कुल जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। शेंग युए ग्रेसफुल चाल से उसके पास आई और मुस्कुरा के बोली, जिंग्यू, ध्यान मत देना इन सब बातों पर। क्या? हान जिंग्यू ने बिना समझे उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, शेंग युए ने मुस्कुराकर बात बदल दी। उसे लगा कि चलो, अच्छा है, उसे शेंग यांग की बातों से कोई लेना देना नहीं। फिर वो कोमलता से बोली, मैथ टेस्ट आने वाला है, पढ़ाई चल रही है? थोड़ी बहुत, हान जिंग्यू ने कहा। लेकिन जैसे ही पढ़ाई की बात हुई, उसके चेहरे पर हल्की नरमी आई। पर उसका क्रू कट हेयर स्टाइल और स्ट्रॉन्ग फीचर्स उसे अब भी सख्त और सीरियस बना रहे थे। तुम भी पढ़ लो, उसने कहा। ओके, शेंग युए ने स्वीट स्माइल दी। उधर टीचर्स के ऑफिस में ली मेई इस खबर पर हंस दी। उसे लग गया कि शेंग फैमिली जानबूझकर ऐसी अफवाह फैला रही है ताकि उसे पछतावा हो कि उसने शेंग यांग को क्लास 1 में नहीं रखा। पर वो सोचती है, हाँ, उनके सपनों में ही सही। वो चाहे कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, उसका बेसिक लेवल तो बहुत ही कमजोर है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ली मेई ने एक रिपोर्ट कार्ड देखा, पिछले महीने का मंथली टेस्ट रिजल्ट। पहले और दूसरे नंबर पर कौन थे? हान जिंग्यू और शेंग युए, उसकी ही क्लास के टॉपर्स। और उसकी क्लास का एवरेज स्कोर भी क्लास 7 से काफी ऊपर था। वो बड़ी शान से रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर निकल पड़ी, और जब वो मिस चेन, क्लास 7 की टीचर, के डेस्क के पास से गुजरी तो जानबूझकर डेस्क नॉक की। मिस चेन, अपने बच्चों से कहिए कि बेकार की चीजों पर टाइम वेस्ट न करें, उसने ताना मारा। मिस चेन, जो उस वक्त बच्चों की कॉपियां चेक कर रही थी, चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। तभी क्लास 3 की टीचर, जो पास ही बैठी थीं, बोली, मिस चेन, मुझे पता है कि आपकी नई स्टूडेंट बहुत होशियार है, लेकिन उसे स्कूल ज्वाइन किए बस 2 दिन हुए हैं और उसका बेस वीक है। आज के मैथ टेस्ट में उसका स्कोर ना गिना जाए, ऐसा आप प्रिंसिपल से कह सकती है। कारण वाजिब है। वो मिस चेन की मदद करना चाहती थी और साथ ही ली मेई के घमंड से भी चिढ़ी हुई थी। उन्हें अब भी वो बात याद थी जो चैप्टर 20। उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। क्लास 3 के टीचर अब भी वो बात याद कर रहे थे। एक बार उनकी क्लास में एक बहुत ही होशियार छात्रा थी, लेकिन ली मेई ने जबरदस्ती उसे अपनी क्लास में खींच लिया, ये कहकर कि उनकी क्लास टॉपर्स की है और उस छात्रा को बेहतर माहौल मिलना चाहिए। टीचर को ली मेई की ये चालें बहुत घटिया लगती थी, बेहतर स्टूडेंट्स को खींचना और फिर सारा श्रेय खुद ले लेना। उधर क्लास 7 की मैथ्स टीचर चेन लैन भी पीछे नहीं थी। पिछली परीक्षा में क्लास 7 का औसत स्कोर बस एक नंबर से क्लास 1 से पीछे था। अगर थोड़ा और मेहनत हो जाती तो शायद वे क्लास 1 को पछाड़ देते और ली मेई को भी सबक मिल जाता। क्लास 3 के टीचर ने सुझाव दिया, इस नए टेस्ट में उस नई स्टूडेंट का स्कोर मत जोड़ो, इससे औसत बच जाएगा। लेकिन चेन लैन ने मुस्कुराकर मना कर दिया, नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वो अब हमारी क्लास की स्टूडेंट है, और अगर हम पहले ही टेस्ट में उसका स्कोर नहीं गिनेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। क्लास 3 के टीचर ने अफसोस से सिर हिला दिया। चेन लैन काबिल थी, लेकिन बहुत ज्यादा ईमानदार और सीधी थी। ली मेई जैसी चालाक नहीं थी। लगता था क्लास 7 के लिए क्लास 1 को पछाड़ना मुश्किल ही रहेगा। क्लास 7 में मैथ्स का टेस्ट शुरू होने वाला था और सब बच्चे बहुत जोश में थे। पिछली बार बस एक नंबर से पीछे रह गए थे। इस बार जरा सी और मेहनत कर लें तो क्लास 1 को हराना पक्का है। सही कहा, मैंने तो क्लास 1 वालों से शर्त लगा ली है। हमेशा घमंड से बातें करते हैं, बिल्कुल अपनी टीचर ली मेई जैसे। इस बार तो उन्हें नीचा दिखाना ही है। हाँ भाई, और अगर मेरा स्कोर 5 नंबर ऊपर चला गया तो पापा मुझे नए स्पोर्ट्स शूज दिलवाएंगे। पूरा माहौल चर्चा और जोश से भर गया था, लेकिन अचानक सब चुप हो गए और एक ही दिशा में देखने लगे। वो दिशा थी शेंग यांग की। वो अपने डेस्क पर बैठी एक इंग्लिश की किताब पढ़ रही थी। उसके लंबे, रेशमी बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे
और उसकी प्रोफाइल किसी पेंटिंग जैसी खूबसूरत लग रही थी। उसकी लंबी घनी पलकें झपकीं, नजर तेजी से पन्नों पर दौड़ी और फिर उसने एक और पन्ना पलट दिया। उसके पास ढेर सारी किताबें रखी थीं, कोई भाषा की थी, कोई खगोल विज्ञान पर, कोई मानव जाति की उत्पत्ति पर, लेकिन मैथ से जुड़ी कोई भी नहीं। बच्चे हैरान थे, टेस्ट शुरू होने वाला है और ये मैथ्स की जगह कुछ और पढ़ रही है। शेंग यांग कुछ कहती, इससे पहले ही फांग डुओ खड़ी हो गई और सबके सामने शेंग यांग का बचाव किया। क्या देख रहे हो शेंग यांग को? उसने क्या गलत किया है? बच्चे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे से चिंता साफ झलक रही थी। उन्हें डर था कि ली मेई ने जानबूझकर एक कमजोर स्टूडेंट को उनकी क्लास में डाल दिया ताकि क्लास 7 का औसत नीचे चला जाए। चेन लैन मैम तो बहुत मासूम थीं, लेकिन ली मेई नहीं। पिछले 2 साल से बच्चे दिल लगाकर मेहनत कर रहे थे और अब जब वो क्लास 1 को टक्कर देने ही वाले थे तो ये नई ताकत आ गई जो उनका सपना तोड़ सकती थी। तभी, तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? और ये खड़ा हुआ, जो क्लास 7 में सबसे पॉपुलर था और सबका प्यारा भी। शेंग यांग तो बहुत होशियार है, मैं उसे मैथ्स पढ़ा दूंगा और उसका स्कोर तो दर्जनों नंबर तक बढ़ जाएगा। सबके चेहरे पर राहत आ गई। हाँ, और ये मैथ्स में माहिर था और क्लास का मैथ्स रिप्रेजेंटेटिव भी। जब वो मदद करेगा तो क्या ही दिक्कत होगी? और ये शेंग यांग के पास गया और बोला, शेंग यांग, ये मेरी मैथ्स नोटबुक ले लो। जो समझ ना आए, पूछ लेना। और मैं तुम्हें मैथ्स के कुछ ऐसे शॉर्टकट सिखाऊंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं सिखाए। इतना सुनते ही सब बच्चों के कान खड़े हो गए। और ये धोखेबाज, कभी किसी को नहीं बताया और अब एक खूबसूरत लड़की को सारी ट्रिक्स बता देगा। ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है।